गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को बहुत डीप तक समझेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है बच्चों, ये सरफेस केमिस्ट्री है ना। मैं आपको थोड़ा सा बेहतर बताने की कोशिश करूंगा कि सरफेस केमिस्ट्री में क्या है। बच्चों पहली बात तो सरफेस केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम डील करते हैं सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन से। सरफेस इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सरफेस इसके अंदर हमें बच्चों पढ़ना है सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन। बच्चों द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन। मेरी बात समझ गए? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन। अब इसके अंदर जो आज हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जनरली होता क्या है ना? एडजॉर्प्शन होता है, ये मान लीजिए एक सरफेस है, मान लीजिए सॉलिड का सरफेस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें कहां रिटेन कर लेना बच्चों? सरफेस पे। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें कहां रिटेन कर लेना? अट्रैक्टिंग द पार्टिकल एंड रिटेनिंग ऑन द सरफेस है ना। Attracting the particle and retaining on the surface. Attracting the particle and retaining on the surface. अगर देखा जाए तो जिससे क्या होता है, इन पार्टिकल्स का जो कंसेंट्रेशन है सरफेस पे वो बढ़ जाता है। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और उन्हें कहाँ रिटेन कर लेना? सरफेस पर। इस फिनोमेनन को एडजॉर्प्शन बोलते हैं। बात समझो मेरी बात को। सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन की स्टडी करते हैं। उसमें जो हमें आज मेन टॉपिक पढ़ना है वो एडजॉर्प्शन पढ़ना है। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां रिटेन कर लेना? सरफेस पे। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां रिटेन कर लेना? सरफेस पर। जिसकी वजह से उन पार्टिकल का पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है सरफेस पर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन सरफेस पर बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन सरफेस पर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल का कंसंट्रेशन सरफेस पर इंक्रीज कर जाता है। मेरी बात समझो। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां चिपका लेना? सरफेस पर। अट्रैक्ट द पार्टिकल एंड रिटेनिंग ऑन द सरफेस। मान लो ये कोई सरफेस है तो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां रिटेन कर लेना? सरफेस पे। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन बोलते हैं। बच्चों जो एडजॉर्ब होता है ना, जो एडजॉर्ब होता है उसको एडजॉर्बेट बोलते हैं। जो एडजॉर्ब होता है उसे एडजॉर्बेट बोलते हैं और जिसके सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं उसे एडजॉर्बेंट बोलते हैं। अब जैसे मान लो गैसेस एडजॉर्ब हो जाए सॉलिड पर तो गैसेस क्या होंगी? एडजॉर्बेट, और जो सॉलिड होगा वो होगा एडजॉर्बेंट। बच्चों समझे मेरी बात? ये जो लेयर है ना, ये इस गैस और इस सॉलिड को सेपरेट आउट कर रही है। ये जो लेयर है, ये लेयर जो है ये सेपरेट आउट कर रही है गैस और सॉलिड को। इसको इंटरफेस भी बोलते हैं बच्चों। इंटरफेस का मतलब है द लेयर विच सेपरेट सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, है ना। जैसे एक सॉलिड है और एक गैस है, उसको जो सेपरेट करेगा ना वो इंटरफेस कहलाएगा। सॉलिड और गैस को सेपरेट करने वाला इंटरफेस कहलाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम सरफेस रिलेटेड फिनोमेनन की स्टडी कर रहे हैं। उसके आज अंदर हम एडजॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। एडजॉर्प्शन का मतलब है पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां रिटेन कर लेना? सरफेस पर, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो सरफेस पर बढ़ जाता है। इंटरफेस भी कहते हैं। इंटरफेस का मतलब है लेयर विच सेपरेट टू फेजेस, सॉलिड गैस है ना, सॉलिड लिक्विड। सही है बच्चों। गैसेस में इंटरफेस नहीं होता। गैस और गैस के बीच में कोई इंटरफेस नहीं होता। गैस और गैस को आप सेपरेट नहीं कर सकते किसी लेयर से, ठीक है। इसके केस में कोई इंटरफेस नहीं होता। अब मेरी बात यहां तक क्लियर होगी एडजॉर्प्शन के बारे में। एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड, है ना। द सब्सटेंस व्हिच गेट एडजॉर्ब्ड, the substance which get adsorbed is called adsorbate, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जो सब्सटेंस एडसॉर्ब होगा वो एडसॉर्बेट कहलाएगा और जिसके सरफेस पे होगा, जिसके सरफेस पर एडसॉर्ब होगा उसको एडसॉर्बेंट कहेंगे, है ना। बोलो बच्चों, जिसके सरफेस पे होगा उसको एडसॉर्बेंट कहेंगे
और जो एडसॉर्ब होगा उसको एडसॉर्बेट कहेंगे। बिल्कुल क्लियर बात है मेरी, वेरी बेसिक है ये। अब आज हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो पढ़ने जा रहे हैं कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन बहुत लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं कि एडसॉर्प्शन की वजह क्या है। तो हमने शुरुआत ऐसे की, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और कहां रिटेन कर लेना, सरफेस पे। मान लो ये कोई सरफेस है तो यहाँ गैसेस के पार्टिकल्स चिपके होंगे, सही है। पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना और यहाँ क्या कर लेना, रिटेन कर लेना। ये क्या कहलाता है, एडसॉर्प्शन कहलाता है, जिसकी वजह से सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अट्रैक्टिंग द पार्टिकल एंड रिटेनिंग ऑन द सरफेस। ड्यू टू एडसॉर्प्शन द पार्टिकल कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस इज इंक्रीजेस। इंटरफेस का मतलब है लेयर सेपरेट टू फेजेस, लाइक सॉलिड और गैस को सेपरेट करने वाली लेयर। यहाँ जो गैस के मॉलिक्यूल है वो इसके ऊपर एडसॉर्ब हो रहे हैं, तो ये लेयर जो है ना, ये जो लेयर है ये इन दोनों को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है। और जो सब्सटेंस एडसॉर्ब होता है उसको एडसॉर्बेट कहते हैं। अब हम लोग कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द कॉज ऑफ एडसॉर्प्शन। तो बच्चों एडसॉर्प्शन की वजह जो है वो मैं बताता हूं आपको। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो ये मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखो जैसे स्पंज को अगर आप पानी में डालो तो पानी अंदर तक चला जाएगा, अंदर तक, उसको बोलते हैं, अंदर तक चले जाने को बोलते हैं बल्क। पानी अगर आप स्पंज को पानी में डालोगे तो पानी अंदर तक चला जाएगा, तो वो बल्क फिनोमिनन है, एब्जॉर्प्शन है वो। और अगर सिर्फ सरफेस पे रह जाए, पार्टिकल सिर्फ सरफेस पे रह जाए तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो जो एब्जॉर्प्शन है बच्चों वो बल्क फिनोमिनन है, बल्क तक, अंदर तक जाते हैं। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक सरफेस तक रहते हैं, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करो, कहां रिटेन कर लो, सरफेस पर। अब जरा मैं आपको बताता हूं बच्चों, कॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान लो ये पार्टिकल हमारा सरफेस पर प्रेजेंट है, ये पार्टिकल सरफेस पे है। वो सरफेस किसी का भी होता है, लिक्विड का भी हो सकता है, सॉलिड का भी हो सकता है। पार्टिकल ये सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल है, सरफेस पार्टिकल। ये पार्टिकल बच्चों बल्क में, बल्क का मतलब अंदर, ये पार्टिकल बल्क में है ना, सब चीजें बता रहा हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। ये पार्टिकल बल्क में है, ये पार्टिकल सरफेस पे। तो जो सरफेस पे जो पार्टिकल है बच्चों, इस पर जो टोटल फोर्स ऑफ, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगा। हर तरफ से मॉलिक्यूल इस पे पार्टिकल्स फोर्स लगा रहे होंगे, बोलो बच्चों। तो इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होगा। इसकी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल का बिहेवियर सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर से अलग है। जो पार्टिकल बल्क में प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 है, फोर्सेस टोटली बैलेंस्ड है। जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है इस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं है। क्यों नहीं, ऊपर से तो कोई पार्टिकल फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ कहां से लगा रहे हैं, नीचे से लगा रहे हैं, तो फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। तो आप लिख सकते हो फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। मेरी बात समझना, फोर्सेस अनबैलेंस्ड, सब समझा रहा हूं, फोर्सेस अनबैलेंस्ड। बच्चों ये जो पार्टिकल है बल्क में, ये पार्टिकल पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0, क्योंकि चारों तरफ से पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से जब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो टोटली फोर्सेस बैलेंस्ड, और फोर्सेस बैलेंस्ड है। जबकि ऊपर जो पार्टिकल है बच्चों, इसके ऊपर तो कोई पार्टिकल लगा नहीं रहे फोर्स, भाई सिर्फ नीचे से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, बोलो। इस पार्टिकल पे नीचे वाले पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर तो ऐसा कोई पार्टिकल है। तो जब नीचे से लगा रहे हैं तो ये कैसा अट्रैक्शन फील कर रहा है बच्चों, ये बताओ यहाँ पर कैसा अट्रैक्शन फील कर रहा है, ये डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है, डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है। इस पर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। जब फोर्सेस इस पर अनबैलेंस्ड है बच्चों, ये वाला साइड रफ कर दो, जब इस पर फोर्सेस अनबैलेंस्ड है तो ये अपनी फोर्सेस को, ये वाला पार्टिकल अपनी फोर्सेस को बैलेंस करना चाहेगा। भाई ये डाउनवर्ड अट्रैक्शन तो फील हो रहा है, फोर्सेस बैलेंस कैसे होंगी इस पर, इस पार्टिकल पे फोर्सेस डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है, डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है, तो इसको फोर्सेस बैलेंस कैसे होगी, जब ये अपवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा। बच्चों जब इस पे कोई ऊपर से फोर्स लगाएगा तभी तो अपवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा, अभी तो डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है, फोर्सेस बैलेंस, डाउनवर्ड अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल की सरफेस एनर्जी ज्यादा होती है, इस पार्टिकल फोर्सेस अनबैलेंस्ड होने के कारण इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इस पार्टिकल की एनर्जी ज्यादा होगी जो सरफेस पे प्रेजेंट है, जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल का बिहेवियर बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर से अलग है। जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 नहीं है, उसकी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है, वो डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा, डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा। इस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा क्यों है, बताओ मुझे, एनर्जी ज्यादा क्यों, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हाई एनर्जी इज मोर, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
ये पार्टिकल क्या चाहेगा कि अपनी फोर्सेस को कम करना चाहेगा, सरफेस एनर्जी को कम करना चाहेगा, अपनी रेजिडुअल फोर्सेस, सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल की जो फोर्सेस होती है उनको रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं, उसको क्या करना चाहेगा, बोलो बैलेंस करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को कम करने के लिए, एनर्जी को क्या करना चाहता है, जो सरफेस पे प्रेजेंट पार्टिकल है उसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं है, फोर्सेस अनबैलेंस है, जिसकी वजह से उसकी सरफेस एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो वो अपनी फोर्सेस को क्या करना चाहेगा, बैलेंस करना चाहेगा, अपनी फोर्सेस को बैलेंस करना चाहेगा, एनर्जी को कम करना चाहेगा, फोर्सेस को बैलेंस करना चाहेगा, एनर्जी को कम करना चाहेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट है अपवर्ड अट्रैक्शन चाहेगा, बच्चों डाउनवर्ड अट्रैक्शन फील हो रहा है, अपने फोर्सेस बैलेंस कैसे करेगा, जब इसके ऊपर कोई अपवर्ड अट्रैक्शन लगाएगा। इसीलिए ये पार्टिकल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और कहां रिटेन करता है, सरफेस पे। बहुत आसान रीजन है, ये अपनी जो सरफेस की जो एनर्जी है उसको कम करना चाहता है। बच्चों यही वजह है सरफेस टेंशन की भी, सरफेस टेंशन की वजह भी यही है। कोई भी सरफेस पे, सरफेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, जितना सरफेस छोटा होगा उतना सरफेस टेंशन कम होगा। सरफेस टेंशन के कारण ही लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होना चाहती है। क्यों होना चाहती है, क्योंकि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहती है। सरफेस एरिया अगर मिनिमाइज करेंगी तो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी, सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बच्चों सरफेस से प्रेजेंट पार्टिकल का बिहेवियर बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर से अलग है। बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, फोर्सेस टोटली बैलेंस्ड है। जो पार्टिकल सरफेस से प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं है, फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। फोर्सेस अनबैलेंस्ड होने के कारण एनर्जी ज्यादा है ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ये पार्टिकल क्या चाहेगा, इसकी फोर्सेस बैलेंस हो जाए। बैलेंस कैसे हो जाए, डाउनवर्ड अट्रैक्शन तो फील हो रहा है तो अपवर्ड भी लग जाए। अगर अपवर्ड अट्रैक्शन लगने लगेगा तो डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग ही रहा है पहले से, अपवर्ड अट्रैक्शन लगेगा फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। इसीलिए ये अट्रैक्ट करता है, और जब अट्रैक्ट करता है तो एनर्जी क्या करती है, जब अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमिनन है। जब एड्सॉर्बेट आकर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर स्टिक होता है, चिपकता है, तो उन दोनों के बीच में देयर इज अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन के कारण एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और वो क्यों एनर्जी रिलीज करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। तो सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, वो जो सरफेस उसकी एनर्जी है, जो सरफेस एनर्जी, उसको वो कम करना चाहता है। कम करना चाहता है तो कैसे कम करेगा, ऊपर से पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, उसे रिटेन करेगा सरफेस पर। इसी फिनोमिनन को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन। कुछ क्लियर हुआ? तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन का कॉज क्या है, अट्रैक्ट द पार्टिकल एंड रिटेन ऑन द सरफेस, दिस इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। पार्टिकल का जो बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल है और जो सरफेस में प्रेजेंट पार्टिकल है, दोनों के बिहेवियर में अंतर है। बल्क में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसकी फोर्सेस बैलेंस है, जो सरफेस से प्रेजेंट पार्टिकल की उसकी फोर्सेस अनबैलेंस्ड है। उनकी एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा क्यों है, अनबैलेंस फोर्सेस है, सिर्फ डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रहा है। किसी तरीके से अगर अपवर्ड अट्रैक्शन लगने लग जाए तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएगी। अब अगर अपवर्ड अट्रैक्शन लगने लग जाए, तो फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगी। फोर्सेस बैलेंस करने के लिए, फोर्सेस जैसे ही बैलेंस होंगी एनर्जी कम होगी, तो जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होती है ना। इसीलिए एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेनन है। ये वाला पार्टिकल अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है, अपनी फोर्सेस को बैलेंस करना चाहता है, इसीलिए अपवर्ड ये पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर हुआ? कुछ बोलो कुछ। तो सरफेस से प्रेजेंट पार्टिकल का बिहेवियर बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर से अलग होता है। तो आप पूरा रीजन लिख लीजिए। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन? अब एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल क्या मैं बताऊंगा बच्चों, मैं बताऊंगा आपको एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल क्या। आपने सुना होगा कि मैंने बताया एड्सॉर्बेंट है ना, एड्सॉर्बेंट जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्बेंट मैंने अभी आपको बताया, एड्सॉर्बेंट जो जिसके सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है। अब इस चैप्टर में एड्सॉर्बेंट कौन कौन है मैं आपको बता दूं। एक तो सिलिका जेल है, आपने पढ़ा होगा, एक सिलिका जेल है, एक चारकोल है, एक सिलिका जेल है, एक चारकोल है, एक Al2O3 है, क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है, ऐसा पढ़ा है ना। एक क्रोमेटोग्राफी में एड्सॉर्बेंट कौन है, Al2O3 एल्यूमिना है। किसमें आया है, G 2018 में आया है बच्चों ये क्वेश्चन। G 2019 में आया है कि कौन कौन क्रोमेटोग्राफी के अंदर एड्सॉर्बेंट होते हैं। Al2O3 होता है, सिलिका जेल होता है, और भी ले लो, क्ले भी होता है। अब बच्चों मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि एड्सॉर्बेंट को आपने देखा होगा, जो लोग कोल माइंस में काम करते हैं वो गैस मास्क लगाते हैं ना, उस गैस मास्क में चारकोल पाउडर होता है, चारकोल पाउडर होता है। आजकल आपको मालूम होगा चारकोल पाउडर फेस पे भी यूज किया जाता है।
चारकोल फेस पे क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि फेस पे जितनी भी इंप्यूरिटीज होती हैं उन सभी को एक खींच लेता है ना। चारकोल बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट है। चारकोल को पाउडर फॉर्म में क्यों लिया जाता है? अब यहाँ क्वेश्चन आता है, देखो यार मैं आंसर बताता हूँ। चारकोल को पाउडर फॉर्म में, मान लो ये एक सरफेस है, अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ गया। सरफेस, आपको मालूम है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, जितने ज्यादा सरफेसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। भैया जितने ज्यादा सरफेसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस में पार्टिकल को अट्रैक्ट करना और रिटेन किया जाता है। अगर मैं चारकोल को पाउडर फॉर्म में ले लूंगा, किसी सॉलिड को मैं पाउडर फॉर्म में ले लूंगा तो सरफेस बढ़ते रहेंगे। मान लो पहले ही इतना सरफेस था, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में ले लिया, सरफेसेस बढ़ते गए, और अगर सरफेसेस बढ़ेंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बोलो बच्चों, इसीलिए एब्जॉर्बेंट, आगे भी बताऊंगा मैं इस चीज को, सरफेसेस बढ़ेंगे। अगर मैं इस चारकोल के पाउडर को पाउडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने इसको पाउडर्ड फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, पाउडर्ड फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ गया। तो अगर मैं एब्जॉर्बेंट्स को पाउडर्ड फॉर्म में ले लूंगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कैसा फिनोमिनन है? सरफेस। पाउडर फॉर्म में लेने से क्यों बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन, मुझे जरा बताओ एब्जॉर्बेंट को? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा? सरफेसेस बढ़ेंगे, सरफेसेस बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन। इसीलिए आपने देखा होगा कि पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है इनको, पाउडर्ड फॉर्म में। इसका बहुत अच्छा सा आंसर है। आप एक लकड़ी का बल्क, एक लकड़ी का बड़ा पीला पीस जलाओ, एक लकड़ी का गट्ठा जलाओ और एक लकड़ी का बुरादा जलाओ, बताओ कौन ज्यादा जल्दी जलेगा? लकड़ी का बुरादा जलेगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा तेजी से जलेगा। तो आपको मैं बताना क्या चाहता हूं कि अगर आप एब्जॉर्बेंट्स को पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे तो उनका सरफेसेस बढ़ जाएंगे, और आपको मालूम है एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, और अगर सरफेसेस बढ़ जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। बोलो, इसीलिए आप गैस मास्क के अंदर जो चारकोल यूज किया जाता है उस गैस मास्क के अंदर, वो पाउडर्ड फॉर्म में होता है ना। उसी तरीके से आपको मालूम होगा जो सिलिका जेल, सिलिका जेल बता दूं, आप जो नया बैग लेते हैं, नए शूज लेते हैं, नई बोतल लेते हैं, उसमें एक सिलिका का पाउच आता है, याद होगा व्हाइट कलर का पाउच होता है, उसमें लिखा होता है सिलिका जेल। इसका काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेना। सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बच्चों सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जरा मेरी बात को समझें। सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर को जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो सिलिका जेल क्या करता है, ये मॉइस्चर होता है ना, आप मॉइस्चर के कारण बैड स्मेल आने लगती है, तो उससे बचाने के लिए सिलिका का शैशे यूज किया जाता है। ये सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ये सिलिका जेल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, एब्जॉर्बेंट को ऑलवेज पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? सरफेसेस बढ़ जाते हैं, सरफेसेस बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। दैट्स व्हाई द एब्जॉर्बेंट शुड बी टेकन इन द पाउडर फॉर्म। यस, कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, अब जरा मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊं। जो देखो, अगर हम कोल माइंस में या कोल माइंस के अंदर, माइंस के अंदर अगर हम कोल माइंस में चारकोल यूज करते हैं गैस मास्क में, तो गैस मास्क में चारकोल यूज क्यों किया जाता है? मैं आपको कुछ एग्जांपल सिखाता हूं। गैस मास्क में चारकोल क्यों यूज किया जाता है? गैस मास्क में चारकोल इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पॉइजनस गैसेस को, एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस, एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। बच्चों मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था पूछता हूं, अभी आपको बताता हूं क्या था। एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस लाइक आपका SO2, लाइक अमोनिया एक्सेट्रा। बोलो बच्चों, लाइक एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस। मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपनी मैडम से कि मैम एक चीज मुझे ये बताइए कि इस गैस मास्क को कैसे मालूम चल जाता है कि ये पॉइजनस गैसेस हैं और ये नॉन पॉइजनस गैसेस हैं। बच्चों मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपनी मैम से कि ये कैसे मालूम चल जाता है गैस मास्क को कि ये पॉइजनस गैसेस हैं और ये नॉन पॉइजनस गैसेस हैं। मेरी बात समझ रहे ना? गैस मास्क चारकोल एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेस लाइक SO2, NH3 एक्सेट्रा। अब बच्चों यहां पर पहला मैंने एक बता दिया। देखो एक चीज और सुनो, जो रॉ शुगर आती है बच्चों, रॉ शुगर जो बन के आती है, उस शुगर के अंदर काफी इंप्यूरिटीज होती है। इस रॉ शुगर के अंदर काफी इंप्यूरिटीज होती हैं और इसका कलर ब्राउन सा होता है। इसको हम किसमें से पास करते हैं? इस रॉ शुगर को हम पास करते हैं, इस रॉ शुगर के सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल में से। इस रॉ शुगर को हम पास करते हैं एनिमल चारकोल में से, जानवरों की हड्डियों को बुरादा से।
और जब एनिमल चारकोल से हम इसको पास करते हैं तो ये एनिमल चारकोल से पास होने के बाद ये एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है बच्चों इंप्यूरिटीज को, एब्जॉर्ब इंप्यूरिटीज, ये एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेता है इंप्यूरिटीज को। और अगर ये एनिमल चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा इंप्यूरिटीज को तो आपको व्हाइट कलर की शुगर दिखने लग जाती है। ये भी एक एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन का। दो एग्जांपल हो गए। तीसरा मैंने अभी आपको बताया था सिलिका जेल। सिलिका जेल किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है किसको? वाटर मॉलिक्यूल्स। सिलिका जेल एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों ये भी एब्जॉर्प्शन है, ये तीन एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। तो गैस मास्क जो यूज किया जाता है चारकोल गैस मास्क में, ये चारकोल पॉइजनस गैसेस को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइक SO2 रॉ शुगर जो होती है उसमें इंप्यूरिटीज होती है, उसके कारण उसका कलर काफी गंदा होता है। उसको जब हम एनिमल चारकोल में से बार-बार पास करते हैं तो ये एनिमल चारकोल उसमें से जो इंप्यूरिटीज है उनको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको रॉ शुगर में से वो इंप्यूरिटीज हट जाती हैं और वो आपको व्हाइट कलर की दिखाई देने लग जाती है। सिलिका जेल क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल को। ये तो तीन एग्जांपल है। अच्छा, ये जो बोर्ड है इसने भी इंक को एब्जॉर्ब किया है, एब्जॉर्ब नहीं किया? अगर मैं इस बोर्ड को तोड़ूंगा तो अंदर से ये बोर्ड सूखा होगा, कोई इंक नहीं होगी इसके अंदर। तो गैस मास्क ने चारकोल को एब्जॉर्ब किया, पॉइजनस गैसेस SO2 रॉ शुगर इंप्यूरिटीज। ठीक है बच्चों, दो तीन एग्जांपल हो गए। जरा और समझते हैं, और समझते हैं बच्चों। एक चीज और बताना चाहता हूं। एब्जॉर्प्शन, मान लो शुरुआत में ये सरफेस खाली था, शुरुआत में ये सरफेस खाली था, सॉलिड का सरफेस मान लेते हैं, शुरुआत में ये सरफेस खाली था। तो एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में फास्ट होगा। जब तक सरफेस खाली है तो एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। बच्चों एब्जॉर्प्शन जब तक फास्ट होगा फिर शुरुआत में क्या होगा? फास्ट होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सरफेस खाली है। सरफेस खाली है तो ये शुरुआत में जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होंगे, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होंगे। देन इट गेट्स स्लो, जैसे जैसे सरफेस गेट्स स्लो। और फाइनली एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या अचीव कर लेगा? फाइनली रीच इक्विलिब्रियम। फाइनली इट रीच इक्विलिब्रियम। तो एब्जॉर्प्शन जो है स्टार्टिंग में, एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टार्टिंग में फास्ट होता है जब तक सरफेस खाली होता है। जब तक सरफेस खाली है वो फास्ट है, और जैसे फास्ट है तो देन इट गेट्स स्लो, जैसे जैसे सरफेस कवर होगा स्लो हो जाएगा। एक समय आएगा जब टोटली सरफेस कवर हो जाएगा, अब इससे ज्यादा वो पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं हो सकते सरफेस। अब क्या स्टेट आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। जितने एब्जॉर्ब होंगे उतने डिसॉर्प्ट होंगे। डिसॉर्प्शन भी है, अभी बता रहा हूं। जितने एब्जॉर्ब होंगे उतने डिसॉर्प्ट होंगे। एक समय आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का यहां मतलब क्या है? यहां इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है बताओ? यहां इक्विलिब्रियम का मतलब है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। जितने एब्जॉर्ब्ड होंगे उतने डिसॉर्प्ट होंगे। डिसॉर्प्शन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है उसका सरफेस से हट जाना। ये डिसॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का सरफेस से हट जाना। तो शुरुआत में फास्ट होगा, देन धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, और एक समय आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम के वक्त पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर आ जाएगा। मेरी बात सुनो पूरी ध्यान से। तो एब्जॉर्प्शन जानते हैं, एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनन है। कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है, शुरुआत में फास्ट होता है, देन स्लो हो जाता है। ठीक है बच्चों, इट इज नॉट, और इसके पीछे जो वजह है वो है सरफेस का पार्टिकल का बिहेवियर, बल्क में प्रेजेंट पार्टिकल के बिहेवियर से अलग होता है। डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन का मतलब होता है जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है, जो आपने जो सब्सटेंस चिपकाया है वो हट जाए सरफेस से, तो उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का हट जाना डिसॉर्प्शन कहलाता है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का हट जाना डिसॉर्प्शन कहलाता है। तो एब्जॉर्प्शन एक स्टार्टिंग में फास्ट होता है, देन इट गेट्स स्लो, फाइनली रीच इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर हो जाता है। शुरुआत में तेज क्यों होता है? क्योंकि सरफेस खाली होता है। सरफेस खाली होता है तो बहुत तेजी से होगा एब्जॉर्प्शन, देन सरफेस जैसे सरफेस कवर हो जाएगा स्लो हो जाएगा। एक समय आ जाएगा अब इससे ज्यादा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। आप ये क्या सोच रहे हैं? लगातार एब्जॉर्ब होते ही जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा अब ये उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जितने एब्जॉर्ब हुए उतने डिसॉर्प्ट होंगे, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ डिसॉर्प्शन के बराबर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बोलो बच्चों। बच्चों जल्दी से बताओ, मुझे पूरी चीजें बताओ। सरफेस की जो फोर्सेस होती है उनको रेजिडुअल, किसी बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती है? रेजिडुअल फोर्सेस होती है जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनकी जो फोर्सेस होती है उसको रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं। सरफेस की जो फोर्सेस होती है उसको रेजिडुअल फोर्सेस बोलते हैं।
सरफेस की जो एनर्जी होती है उसे सरफेस एनर्जी बोला जाता है। ये चीजें आपको बेसिक्स में आती है। ठीक है, आगे चलो। बोलो बच्चों, पानी पी लो थोड़ा सा। थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा समझते हैं बच्चों। एक एनसीईआरटी में एक एग्जांपल और दे रखा है एड्सॉर्प्शन का। मान लो एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैसेस हैं, ये गैसेस हैं लाइक SO2, अमोनिया एक्सेट्रा। मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया? मैंने इसके अंदर डाल दिया एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल विच इज रेडी फॉर द एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड चारकोल डाल दिया। अब ये चारकोल क्या करेगा? इन गैसेस को क्या करेगा? एड्सॉर्ब करेगा। बोलो बच्चों, गैसेस को एड्सॉर्ब करेगा। जब ये गैसेस को एड्सॉर्ब करेगा तो इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम होगा। इसका मतलब गैसेस का अमाउंट कम हो रहा है, पार्शियल प्रेशर कम होगा। ये तरीका यूज किया जाता है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। अगर किसी कंटेनर में आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डाल दो, एक्टिवेटेड चारकोल गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा तो इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसको एब्जॉर्ब कर लिया, गैसेस को चिपका लिया सरफेस पे, तो अब गैसेस की वजह से प्रेशर नहीं होगा, गैसेस के पार्टिकल की वजह से, तो इनका प्रेशर कम हो जाएगा। ऐसे भी मालूम कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन। एक बच्चों और है, इसका एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है। अगर हम मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में, मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में क्या डाल दो? चारकोल। ये मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया, किसका? मिथाइलिन ब्लू का है ना, मिथाइलिन ब्लू का एक सॉल्यूशन ले लिया, ब्लू कलर का है ना। इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? चारकोल डाल दिया। मैंने चारकोल डाल दिया, दिख रहा है ना काला कलर का क्या दिख रहा है? ये चारकोल डाल दिया बच्चों, मैंने चारकोल डाल दिया। अब ये चारकोल क्या करेगा? ये चारकोल इस मिथाइलिन ब्लू, इसके अंदर जो इंक वाले पार्टिकल है, जो ब्लू कलर के मिथाइलिन ब्लू डाई के जो पार्टिकल है, जो डाई के पार्टिकल है, जो डाई के पार्टिकल है, सही है, मिथाइलिन ब्लू जो डाई है ना उसके पार्टिकल जो है, मिथाइलिन ब्लू जो डाई है उसके जो पार्टिकल है उनको ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे उनको एब्जॉर्ब करेगा तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। जो ऑर्गेनिक डाई के पार्टिकल है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अभी तक आपने ये सारे एग्जांपल समझे। मान लो ये कंटेनर में गैसेस है, मैं चारकोल डाल दूं तो गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा क्योंकि गैसेस एब्जॉर्ब हो जाएंगी। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। मिथाइलिन ब्लू के सॉल्यूशन में अगर चारकोल डाल दूं तो इस मिथाइलिन ब्लू के अंदर जो ऑर्गेनिक डाई के पार्टिकल है उनको ये चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा, जिनकी वजह से ब्लू कलर आ रहा है, तो ये कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। ये सब एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। बोलो बच्चों, ये सब एब्जॉर्प्शन के एग्जांपल है। बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझो कि ये बता कैसे रहे हैं, कैसे करना है बच्चों। बच्चों एक चीज और मुझे समझाओ, यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको एक वर्ड और बताना चाहता हूं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में क्या डिफरेंस है? बहुत आसान है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच का जो डिफरेंस है। एड्सॉर्प्शन, पहली बात तो मुझे बताओ, एड्सॉर्प्शन कैसा फिनोमिनन है? सरफेस फिनोमिनन है। स्पेलिंग देख लेना है ना। ये बल्क फिनोमिनन है, बट तो अंदर तक चला जाना। बल्क का मतलब अंदर तक, बल्क फिनोमिनन है। ये सरफेस पर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का ज्यादा होता है, सरफेस पर पार्टिकल कंसंट्रेशन ज्यादा। इसमें पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है, पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। इसमें ये इनिशियली फास्ट होता है, देन गेट स्लो, और ये यूनिफॉर्म रेट से होता है। बच्चों ये किससे होता है? यूनिफॉर्म रेट से। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए एनहाइड्रस,
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड जो है ना, ये वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आपको मैं बता दूं ये सॉल्ट है, और सॉल्ट किससे मिलकर बना होता है, कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है। इन कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है, वॉइड। इस वॉइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को फिट कर लेते हैं। इस वॉइड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल अपने आप को फिट कर लेते हैं। तो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, एंड वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल क्रिस्टल, एंड वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल क्रिस्टल। वाटर जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर द होल क्रिस्टल। जबकि इसके केस में क्या होता है, सिलिका जेल वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है और ये एब्जॉर्प्शन है बच्चों। ये एब्जॉर्प्शन और ये एब्जॉर्प्शन है। तो एब्जॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है, एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। ये शुरुआत में फास्ट होता है, जैसे जैसे सरफेस कवर होता जाएगा वैसे वैसे स्लो होता जाएगा, फाइनली रीच इक्विलिब्रियम। ये यूनिफॉर्म रेट से होता है, और सभी जो भी जगह होगी उस वॉइड होगी, जो भी सॉल्ट के अंदर जो भी वॉइड होगी, वहां वाटर मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये चीज आपको समझनी है। इसके अंदर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। वाटर इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल क्रिस्टल। ये एक एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बच्चों। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर करो बच्चों, पहले ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नोट किया, पूरा नोट कर लो, पूरा नोट कर लो। बच्चों मुझे एक चीज और बताओ यहाँ पर कि व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का क्या मीनिंग है बच्चों, सॉर्प्शन का क्या मीनिंग है? अब जरा मैं आपको बताता हूँ सॉर्प्शन का क्या मीनिंग है। सॉर्प्शन का मतलब है जहां एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं। सॉर्प्शन का मीनिंग ये है, देखो मैं डायग्राम से समझाऊं। देखो एक डायग्राम बनाता हूं, आप बताओ किसमें से एड्सॉर्प्शन कौन है। ये बच्चों एड्सॉर्प्शन है, ये पार्टिकल सरफेस पर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ये एड्सॉर्प्शन है। ये बच्चों एड्सॉर्प्शन, ठीक है बच्चों। ये पार्टिकल बल्क में चले गए, अंदर चले गए, जैसे स्पंज को पानी में डाल दो है ना, ये एब्जॉर्प्शन है। और जहां दोनों हो, ये एब्जॉर्प्शन है, ये एब्जॉर्प्शन है, और जहां दोनों हो, जहां दोनों हो, जहां दोनों हो, अभी आपको समझाता हूं कैसे। जहां दोनों हो, ये सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, वन बाय वन एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों पे है। अब आप बोलेंगे सर समझाइए जरा, जैसे मान लो एक चौक है और इस चौक को मैंने इंक में डिप कर दिया है। इस चौक को मैंने एक इंक के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। इस चौक को मैंने इंक के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है। अब मैं जब इस चौक को देखूंगा तो जो इंक के ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो तो अंदर नहीं जाएंगे, वो तो कहां रह जाएंगे। मान लो ये अगर चौक है तो ब्लू कलर के पार्टिकल तो यहां रह जाएंगे, चौक के सरफेस पे। ब्लू कलर के पार्टिकल तो चौक के सरफेस पे रह जाएंगे। भाई इंक का जो ब्लू कलर है, इंक के जो ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं, जो पिगमेंट है ब्लू कलर के, वो कहां रह जाएंगे, सरफेस पे। तो सरफेस एब्सॉर्ब कर लेगा। ये तो हो गया एब्सॉर्ब, ये तो हो गया एब्सॉर्ब है ना, ये हो गया एब्सॉर्ब। और जो वाटर है बच्चों, तो वाटर है वो चला जाएगा अंदर, वाटर अंदर चला जाएगा। सॉल्वेंट है वाटर, वो अंदर चला जाएगा। भाई ब्लू कलर के जो पिगमेंट और ब्लू कलर के जो पार्टिकल है, ब्लू कलर की जो डाई है, उसे ये चौक एब्सॉर्ब कर लेगी सरफेस। तो ये तो हो गया एब्सॉर्प्शन। और ये वाटर जो है, ये सॉल्वेंट जो है, ये अंदर चला गया, तो ये तो हो गया एब्सॉर्प्शन। तो जहां एब्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन, जब चौक को आप तोड़ के देखोगे तो चौक गीली होगी, इसका मतलब पानी यहीं अंदर चला गया, तो ये कहलाता है सॉर्प्शन। तो जहां दोनों चीजें हों, एब्सॉर्प्शन भी हो एब्सॉर्प्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है, सॉर्प्शन।
सॉप्शन का मीनिंग समझ में आ गया, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉप्शन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं जहां एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में बात दोनों हो रही हो उसे सॉप्शन बोला जाता है। क्लियर है पहला पॉइंट, उसे सॉप्शन बोला जाता है। बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, उसे सॉप्शन बोला जाता है। चौक का एग्जांपल याद रखना, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। में एक और एग्जांपल, मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं। अगर हम थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात करें बिटवीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ड्यू किसमें, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बच्चों एड्सॉर्प्शन में, है ना। अगर मैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात करूं, चलो आप बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये एक पार्टिकल, ये एक सॉलिड सरफेस है ना सॉलिड का, और इस पर ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं बच्चों, एड्सॉर्ब हो रहे हैं। जब इस पर ये पार्टिकल एड्सॉर्ब होंगे, ये क्या कहलाएंगे, एड्सॉर्बेट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएगा, एड्सॉर्बेंट कहलाएगा। अब अगर मुझे ये पता करना हो कि कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, तो एड्सॉर्प्शन कितना हुआ है ये कैसे पता करूं, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है ये मालूम चलता है हमको। मेरी बात सुन रहे हैं ना, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है ये मालूम चलता है एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन से। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है उसे कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है। अब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब है x अपॉन m। अब मैं बता दूं x क्या है, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, x क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेट, m क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, x है मास ऑफ एड्सॉर्बेट एंड m क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। x is called the mass of adsorbent, m is called the mass of adsorbent। अगर मान लो अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊं तो x अपॉन m की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता गया। और अगर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ा दूं तो x अपॉन m बढ़ेगा, x अपॉन m बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। भाई मैंने अभी आपको कितनी देर से पढ़ा रहा हूं, आपने कितना सीखा, आपकी नॉलेज डिवाइडेड बाय मेरी नॉलेज। टोटल मैंने इतनी देर पढ़ाया, आपने कितना सीखा, आपका ज्ञान नॉलेज डिवाइडेड बाय मेरी नॉलेज, तो आपने उतना सीखा। बोलो बच्चों, तो x अपॉन m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जितना ज्यादा आप x बढ़ाओगे उतना ज्यादा x अपॉन m बढ़ेगा, उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का क्या मतलब है, कितना एड्सॉर्प्शन हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को पता करते हैं मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। मास ऑफ एड्सॉर्बेंट इज x एंड m इज कॉल्ड द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। अगर x की वैल्यू बढ़ाओगे तो x बाय m बढ़ेगा, x बाय m बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। बोलो बच्चों जल्दी से, जल्दी बोलो, x अपॉन m क्लियर हो गया, बोलो। चलो ठीक है, इतना हम लोगों ने सीख लिया है। रेजिडुअल फोर्सेस का मतलब सरफेस के पार्टिकल्स की फोर्सेस, सरफेस फोर्सेस है, सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, एड्सॉर्प्शन, पहली बात एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक फिनोमेनन है। आपको कैसे मालूम ये एक्सोथर्मिक है, आपको कैसे मालूम ये एक्सोथर्मिक है बच्चों, ऐसे मालूम चला एक्सोथर्मिक है क्योंकि एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा। भाई एड्सॉर्बेट आके चिपक रहे हैं एड्सॉर्बेंट पे, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तभी तो चिपकेंगे। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो प्रोसेस कैसा कहलाएगा, एक्सोथर्मिक। नहीं समझे भाई, एड्सॉर्प्शन के अंदर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट एक दूसरे पे चिपकते हैं, एड्सॉर्बेंट पे आके चिपकता है तो देयर विल बी अट्रैक्शन, और जहां अट्रैक्शन होगा वहां एनर्जी रिलीज करती है, दैट्स व्हाई दिस फिनोमेनन इज एक्सोथर्मिक। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा।
इसको जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? मैं एक वर्ड बोल दूं, इसका मतलब है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। इसको एक वर्ड बोला जाता है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब यहां पर क्या है? नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक। और जितनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा उतना बॉन्ड एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रांग होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतना बॉन्ड बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट स्ट्रांग होगा। ये एक्सोथर्मिक है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, बहुत ध्यान से सुनो। जब पार्टिकल्स यहाँ थे, पार्टिकल ये फ्रीली घूम रहे थे तो रैंडमनेस ज्यादा थी। जब ये पार्टिकल आके यहाँ पे चिपक गए तो रैंडमनेस कम हो गई। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा जी की, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो बच्चों, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा नेगेटिव और ये वाला टर्म आ गया पॉजिटिव। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। भाई डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, एंट्रोपी घट रही है, रैंडमनेस घट रही है, क्योंकि रैंडम देखो ये पार्टिकल पहले फ्रीली घूम रहे थे, ये पार्टिकल पहले फ्रीली घूम रहे थे, अब ये आके चिपक गए। तो अगर ये चिपकेंगे सरफेस पर तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी कम होगी तो डेल्टा एस शुड बी नेगेटिव। बोलो सेकंड। भाई एड्सॉर्प्शन के दौरान एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी ऑलवेज रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसको एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। जितनी ज्यादा वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। तो मैंने बोला डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अब ये पार्टिकल पहले फ्रीली घूम रहे थे, एड्सॉर्प्शन होने पे ये स्टिक हो गए सरफेस से, तो रैंडमनेस घट गई, रैंडमनेस घट गई तो एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव टेंपरेचर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव। अब ये बताओ आपका ये फिनोमिनन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? नेगेटिव। तो इसके लिए डेल्टा एच को बड़ा होना पड़ेगा मैग्नीट्यूड वाइज टी डेल्टा एस। बोलो, डेल्टा एच को बड़ा होना होगा टी डेल्टा एस, तभी तो ये होगा एक्सोथर्मिक भाई, तभी तो स्पॉन्टेनियस फिनोमिनन होगा। ये स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप। बोलो बच्चों, भाई इस नेगेटिव वाले को मैग्नीट्यूड वाइज, इस नेगेटिव वाले को डेल्टा एच को मैग्नीट्यूड वाइज इस पॉजिटिव वाले से बड़ा होना होगा, तभी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसके अंदर अगर मैं थर्मोडायनेमिक पैरामीटर की बात करूं तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव होती है और डेल्टा जी की वैल्यू भी नेगेटिव होती है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर ड्यूरिंग द एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के दौरान एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी तो ये फिनोमेनन एक्सोथर्मिक होगा। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। इसको एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है नेगेटिव। आपको मैंने बताया ये पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे सरफेस पे, जब सरफेस से पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी एंट्रोपी कम होगी। अगर इनकी एंट्रोपी कम होगी, अगर इनकी एंट्रोपी कम होगी तो डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव। तो ये डेल्टा जी नेगेटिव कब आएगा? जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से बड़ी होगी। बोलो, तो बताओ आप थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में सीखा? थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के बारे में सीखा? नहीं सीखा? चलो बताता हूं। अब जरा मुझे एक चीज समझाओ, ये मान लो एक सरफेस है, तो जितना पहली लेयर मॉलिक्यूल्स की सरफेस पर अट्रैक्ट होगी, क्या दूसरी लेयर के बीच में भी उतना अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। दूसरी लेयर के बीच में उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या तीसरी लेयर के बीच में और अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। भाई पहली लेयर सरफेस और पहली लेयर के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा? जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी आप देखेंगे डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे रिएक्शन, भाई पहले इनके और इसके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो आपको मैंने बताया था प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है शुरुआत में ना,
तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस शुरुआत में होता है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब डेल्टा एच बड़ा होगा टी डेल्टा एच से। अब क्या होगा कि जितने पहली लेयर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन फील हो रहा है, क्या दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल को भी उतना अट्रैक्शन फील होगा? नहीं होगा। तो डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाएगी, एक समय ऐसा आ जाएगा जब डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगी, और डेल्टा एच की वैल्यू जब टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगी तो वहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कहने का मतलब है वहां क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। बच्चों क्या होगा जब ये पहला लेयर है एडसॉर्ब हुआ, क्या दूसरी लेयर के लिए भी उतना अट्रैक्शन फील होगा? नहीं होगा भाई। अब दूसरी लेयर के लिए उतना अट्रैक्शन कब फील हो सकता है? जब दूसरी लेयर के लिए अट्रैक्शन फील नहीं होगा उतना, तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी। जब उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जब डेल्टा एच की वैल्यू कम होती जाएगी और डेल्टा एच की वैल्यू कम होते होते टी डेल्टा एस के बराबर आ जाएगी, उसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और जब तक डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एस से ज्यादा होगी तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा स्पॉन्टेनियस। मेरी बात समझो, इस बात को समझो बेटा, दिमाग लगाओ पूरा। इक्विलिब्रियम का मतलब जान गया ना, जहां रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन बराबर आ जाए। अब मैं आपको यहां पर एक पॉइंट बता रहा हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मान लो अगर एक गैस को एड्सॉर्ब कराता हूं एक सॉलिड पर, एक गैस को बच्चों अगर मैं एड्सॉर्ब कराऊं एक सॉलिड पर, तो ये रिवर्सिबल फिनोमेनन और यहां क्या हो जाता है? एड्सॉर्प्शन। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। तो अगर मैं टेम्परेचर को कम कर दूं, टेम्परेचर कम कर दूं, तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड। मतलब मैं बताना क्या चाहता हूं, अगर मान लो ये एक एक्सोथर्मिक फिनोमेनन होता है एड्सॉर्प्शन, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूंगा, ठंडा कर दूंगा तो पार्टिकल आके चिपक जाएंगे। मैं गर्म कर दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने में मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, वो सरफेस छोड़ देंगे। गर्म कर दूंगा तो छोड़ देंगे, ठंडा कर दूंगा तो चिपक जाएंगे। गर्म कर दूंगा तो छोड़ देंगे, ठंडा कर दूंगा तो चिपक जाएंगे। गर्म कर दूंगा तो छोड़ देगा, ठंडा कर दूंगा तो चिपक जाएगा। रीजन है काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की, तो वो सरफेस छोड़ देंगे। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो मतलब एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, अकॉर्डिंग टू लीच एट क्लियर है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होगी, और अगर ये बैकवर्ड शिफ्ट होगी तो डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन को फेवर करने वाली कंडीशन कौन सी है? डिसॉर्प्शन को फेवर करने वाली कंडीशन है हाई टेम्परेचर, और एड्सॉर्प्शन को फेवर करने वाली कंडीशन क्या है? लो टेम्परेचर। ठंडा कर दोगे तो पार्टिकल चिपक जाएंगे, गर्म कर दोगे तो पार्टिकल छोड़ देंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और पार्टिकल्स की अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिसॉर्प्शन बढ़ेगी। तो अगर कोई गैस सॉलिड पर एड्सॉर्ब हो रही है तो टेम्परेचर कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, एड्सॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, डिसॉर्प्शन होगा। भैया ये रिएक्शन अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है, अपनी एनर्जी कम करना चाहती है। तुम टेम्परेचर बढ़ा के एनर्जी बढ़ा दोगे तो रिएक्शन को डिसफेवर करेगी, बैकवर्ड चली जाएगी, नॉन फेवरेबल कंडीशन होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, डिसॉर्प्शन होगा। टेम्परेचर कम करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगी, एब्जॉर्प्शन होगा। ठंडा करोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, गर्म कर दोगे तो डिसॉर्प्शन होगा। ठंडा कर दोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, गर्म कर दोगे तो डिसॉर्प्शन होगा। बच्चों बोलो। ठंडा कर दोगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, गर्म कर दोगे तो डिसॉर्प्शन होगा। बोलो बच्चों। बच्चों अब यहां पर एक नया सेकंड टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10 टाइम्स बोर्ड एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम। बच्चों अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस बिटवीन adsorbate and adsorbent, then adsorption can be classified into two categories. Then adsorption, on the basis of forces between adsorbate and adsorbent, the adsorption can be classified into two categories. One is called physical adsorption, one is called physical adsorption,
एंड अदर इज कॉल्ड केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब बच्चों बहुत आसान है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मैं तो बहुत सारे डिफरेंस पढ़ाऊंगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक और नाम है फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, और केमिकल एड्सॉर्प्शन का एक और नाम है केमिजॉर्प्शन। बच्चों मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, मेरी पहला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो, आप जानते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस 11th में पढ़ा है गैसियस स्टेट में, बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो तो उसको बोला जाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का क्या मीनिंग है? जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में बहुत ही वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो उसको बोला जाता है क्या? फिजिकल एड्सॉर्प्शन। और when there is a chemical bond, when there is a chemical bond between adsorbate and adsorbent, when there is a chemical bond between adsorbate and adsorbent, जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो, एक केमिकल बॉन्ड हो, वो बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकता है, आयनिक भी हो सकता है, when there is a chemical bond between adsorbate and adsorbent, then this is known as chemisorption, then it is known as chemisorption। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो उसे केमिसॉर्प्शन बोलते हैं। जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस हो तो उसे फिजिजॉर्प्शन बोलते हैं। बच्चों ये वाला टॉपिक मैं अगले टर्म करूंगा, मैंने कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया आप लोगों को, कंप्लीट फर्स्ट लेक्चर पढ़ा दिया आज, कंप्लीट है ना। अगले टर्म पे, कल के टर्म पे ये होगा फिजिजॉर्प्शन केमिसॉर्प्शन, बहुत ज्यादा मजा आएगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन केमिकल एड्सॉर्प्शन में। मैंने फर्स्ट लेक्चर बेसिक से कंप्लीट कर दिया है। ओके बच्चों, थैंक यू।